हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भौतिक के जो 12th क्लास की फिजिक्स है उसके पहले पार्ट वैद्युत आवेश पर डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो भी समझाऊँगा वो बहुत ही सरल और एक नॉर्मल तरीके से समझाऊँगा जिससे हर एक बच्चे की समझ में आए, और पूरा सही से एक्सप्लेन करूँगा डीपली, जिससे शायद आप देख लेना कि बुक्स में या आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा ऐसी व्याख्या आपको सही और सटीक तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में कहीं नहीं मिलेगी। आज के बाद आप जब वैद्युत आवेश के पूरे जो चैप्टर हैं, कूलाम का नियम जो भी है, उसे आप करोगे कभी नहीं भूलोगे। अतः मेरी वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें, और देखने के बाद यदि आपको लगे कि हाँ ये हमारे लिए लाभदायक है और बच्चों के लिए भी आवश्यक है, तो आप उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं कि वैद्युत आवेश। पहले वैद्युत आवेश होता क्या है, इसकी क्या इतिहास है, वो सारी चीजें जानेंगे तभी तो है। आवेश आवेश हम लगे रहते हैं, होता क्या है ये सारी चीजें बतानी होंगी। देखिए, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक ग्रीक दार्शनिक थे, जिनका नाम था थैल्स। और ये आज की बात नहीं है, ये 600 ईसा पूर्व की बात है। ग्रीक दार्शनिक थे थैल्स, 600 ईसा पूर्व में उन्होंने क्या किया, एक अंबर नामक पदार्थ, अंबर नामक छड़ को उन्होंने, जो रुई होती है यानी रेशम का कपड़ा होता है या आपके ऊनी कपड़े होते हैं, उन पर रगड़ा, जैसे रगड़ते हैं, रगड़ के उन्होंने देखा, जब रगड़ा गया तो उन्होंने छोटी छोटी वस्तुओं को उससे स्पर्श कराया तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही थी, आकर्षित हो रही थी, उसकी ओर क्या कर रही थी, आकर्षित हो रही थी। तो वो समझ नहीं पा रहे थे इसको क्या कहा जाए, उनका जो विचार आया वैसे उन्होंने बोल दिया। और फिर आए गिलबर्ट। गिलबर्ट 1600 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, इसे जो आकर्षण हो रहा था, क्योंकि 600 से 1600 तक अगर अनुमान लगाए तो 2000 साल हो गए, क्योंकि 400 ईस्वी तक आने में लगेंगे और ये हो गया 16, यानी 2000 साल तक उनकी जो थैल्स की बातें थी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैसे उन्होंने कहा वैसे ही उन्होंने मान लिया सभी ने। लेकिन गिलबर्ट 1600 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, इसको जो उन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या लिखी थी, बुक लिखी थी, उसका नाम था डी मैग्नेट। क्या नाम था, बुक डी मैग्नेट। डी मैग्नेट बुक लिखी तो उसमें उन्होंने उसका जो अट्रैक्शन हो रहा था, इसके लिए इलेक्ट्रिका, कौन सा, इलेक्ट्रिका नामक शब्द प्रयोग किया, इलेक्ट्रिका। अब इलेक्ट्रिका शब्द का प्रयोग किया गया तो अब जो मेन चीज है, अंबर जिसका प्रयोग बार बार हो रहा था, उसका अंबर का जो ग्रीक भाषा में अर्थ है वह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी जो ग्रीक भाषा का शब्द है, एक मिनट सर, उसका अर्थ होता है ग्रीक अंबर का इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, उसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन
जो आज हम जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं, उसी अंबर शब्द का अर्थ था इलेक्ट्रॉन। इसे 1664 में, ये जो इतिहास चला आ रहा है जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसको जो टॉमस ब्राउन थे, ये जो पूरी व्याख्या को उन्होंने नाम दिया वैद्युत। क्या नाम दिया? वैद्युत नाम दिया। ठीक है, वैद्युत नाम दिया। तो इसी से उत्पत्ति हुई वैद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत की। वैद्युत की क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, अब आवेश क्या है? चार्ज। आवेश होता क्या है? जैसे वैद्युत आवेश मान लीजिए। आवेश क्या होता है? देखो, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन केंद्र में होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसकी चक्कर लगा रहे होते हैं। पानी में आवेश क्या है? सॉरी, यानी हमने बताया प्रत्येक पदार्थ क्या होता है? एक छोटे से छोटे कण से बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु में क्या होता है? उसके केंद्र में नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर आता है। इसका जो समस्त धनावेश होता है उसके केंद्र में ही होता है, यानी नाभिक में ही उपस्थित होता है। और ऋणावेश, ऋणायन, वह इलेक्ट्रॉन को है, यानी धनायन और ऋणायन बराबर होता है। तो आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का मूल कण, मूल कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मूल कण के द्वारा किसी को आकर्षित करना है, ये आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार के हैं, ऋणावेश, नंबर 2 धनावेश। ठीक है, तो जो नाभिक होता है उसी में आपका जो कोई भी पदार्थ होता है उसका संपूर्ण धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगाता है। तो इससे क्या होता है कि वह एक उदासीन पदार्थ बन जाता है, यानी उदासीन कण बन जाता है, क्योंकि जितना ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होता है उस पर, इसलिए वो एकदम न्यूट्रल, यानी जिसे कहते हैं उदासीन रहता है। अतः ये आवेश की संरचना है, वो मतलब सॉरी व्याख्या है कि आवेश के जो वैद्युत आवेश की हुई निर्माण हुआ उसमें कौन सा वो था, एक इतिहास के रूप में आपको दिया गया है। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब इसका महत्वपूर्ण जो नियम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, वैसे ही सही पाना चाहिए। कूलॉम का नियम।
कूलम का नियम क्या था, ये दो आवेशों की बात है, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, यानी कूलम ने क्या बताया था कि जो दो आवेश हैं उनकी, या मान लीजिए दो आवेश रखे हुए कि Q1 है और एक Q2 है, उनके बीच की दूरी r है, तो उन दोनों आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा, कितना होगा, वो सारी व्याख्या कूलम ने बताई थी। उसने क्या कहा था, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। अर्थात F समानुपाती होगा Q1 Q2 के, तथा इसे समीकरण फर्स्ट, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से F क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बटे r², ठीक है। अर्थात F प्रोपोर्शनल बड़ा बराबर K Q1 Q2 बटे r²। अब F इस K की जगह लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है आपका 9 × 10⁹। अतः हम क्या करेंगे, F बराबर हम 9 × 10⁹ भी रख सकते हैं, Q1 Q2 बटे r²। इस तरह कूलम का नियम है, और ये आपसे पूछा भी जाता है, और इसी पर आपके न्यूमेरिकल्स निकाले जाते हैं, आते रहते हैं, और ये नियम भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अतः आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, या चाहें तो आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया। अब कूलम के नियम का महत्व, मतलब कूलम के नियम का हमें महत्व समझना होता क्या है, क्या इसकी जरूरत है। तो कूलम के नियम का मतलब है कि अगर कूलम के नियम से देखा तो हम बहुत अधिक दूर स्थित वस्तुओं के बीच की दूरी तथा कम से कम, अर्थात 10⁻12 मीटर की कोटि से भी को माप सकते हैं। अर्थात इसका मतलब महत्व क्या है कि इसके द्वारा हम बहुत अधिक दूरियां हों उन्हें भी माप सकते हैं, और छोटी से छोटी मतलब 10⁻12 मीटर की कोटि की दूरियों को हम नाप सकते हैं कि ये क्या होता है। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है कि परमाणु में जो बल लगा हुआ है, परमाणु में जो नाभिकीय बल है,
उसका अध्ययन कर सकते हैं। कि इसमें कितना होगा, क्या होगा, ठीक है ना। अब कूलाम के नियम से क्या सिद्ध होता है कि ये जो आपस में आवेश हैं उनके मध्य एक बल कार्य कर रहा है, इसे हम कहते हैं वैद्युत बल। अब वैद्युत बल, इसकी तुलना करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से, क्योंकि ये दोनों बल कैसे हैं, ये दोनों बल किसी दो वस्तुओं या आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बताते हैं, या उनके मध्य कितनी दूरी है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पहले तुलना क्या होती है, यानी वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करते हैं हम, तो क्या होता है, पहला दोनों बल जो हैं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। F व्युत्क्रमानुपात 1/r²। दूसरा, दोनों बल पिंडों मतलब इसके लिए क्या होगा, आवेश, और उसके लिए हम कोई भी द्रव्यमान लेंगे कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तीसरा पॉइंट होता है, जैसे यहाँ F समानुपाती Q1 Q2, ऐसे ही वहां गुरुत्वाकर्षण में होता है F समानुपाती M1 M2 के, या M पृथ्वी ले लीजिए, दूसरा कोई पिंड और ले लीजिए। अब तीसरा जो पॉइंट होता है, ये जो होता है कि इनके मध्य जो क्या होता है, ये दोनों वस्तुओं को आकर्षण या प्रतिकर्षण की व्याख्या करते हैं। दिक्कत यह है कि गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण ही होता है, जबकि वैद्युत बल क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, ठीक है। ये तो हमारी दो केवल समानता इसमें दो ही हैं। अब अंतर क्या होते हैं दोनों में अंतर ये है, पहला अंतर तो ये है कि वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण आकर्षण ही करता है, केवल आकर्षण ही करता है। यानी जो वैद्युत बल है वह आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमेशा आकर्षण का ही बल प्रदर्शित करता है, न कि प्रतिकर्षण का। दूसरा, इन दोनों जो प्रभावशाली होता है, ज्यादा अधिक प्रभावशाली होता है, अधिक प्रबल होता है, वो होता है वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण से अधिक प्रबल होता है। ठीक है, ये आपके दोनों की तुलना है और ये अंतर है। आज हमने वैद्युत आवेश की जो परिचय है उसके बारे में बात की, और कूलाम के नियम की व्याख्या की, और कूलाम के नियम का महत्व, और दोनों ही बलों में तुलना है, गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत बल में। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वैद्युत क्षेत्र,
वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है, किसी दूसरे आवेश को रखें तो उस पर कोई प्रभाव दिखाए, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन क्या है, हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, क्यों? जिससे कि बच्चे की समझ में आए आराम से और उसे समझने में ज़्यादा परेशानी न हो। और हम केवल यूनिक सिलेबस, यानी जिसे कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जरूरी है, उसी के बारे में बात करेंगे। बाकी तो और अन्य वीडियोस पड़ी हैं और भी बुक्स हैं जिसमें अनेक व्याख्या दी हैं। तो हमारे लिए क्या जरूरी है? शिक्षा मतलब ये नहीं होता कि पढ़ना पढ़ना तो हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और पढ़ेंगे और पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या आवश्यक है? एक सही दिशा में कदम रख के ही आप सही मंजिल पर पहुंच पाते हैं। वही हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सही तरीके से और सरल भाषा में उनको एक तरह से बहुत ही यूनिक तरीके से शिक्षा दी जाए। अतः आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन को दबाएं और लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि मेरे अंदर भी उत्साह पैदा हो। वैसे तो कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सहयोग से, दूसरों के सहयोग के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। नहीं, मेरी 2 जगह ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, उनसे ही मुझे टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन उस टाइम्स को देने के बाद भी आप लोगों के लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ, जिससे कि आप तक शिक्षा पहुँचे और सभी विषयों पर हम फोकस कर रहे हैं अच्छी तरह से। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया मैंने जहाँ आपको सभी तरह की जो सब्जेक्ट हैं उनकी व्याख्या सही रूप में और सही तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से आप तक पहुँचाई जाएगी। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके लिए नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंच जाए। जय हिंद। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स हैं उन पर बातें करेंगे। पहले हम इनके एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कराए जाएंगे। अतः एक पार्ट को 2-3 वीडियोज़ में हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर अच्छी तरह एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद।